नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फटाफट से जुड़ लेते हैं। सभी लोग उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं हमारे सामने। आ जाइए अहमद रजा जी, बहुत बहुत आप लोगों का वेलकम है। फटाफट से शेयर कर दीजिए, ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दिया गया है और फटाफट आ जाएंगे। तो कल के जो क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, आज फुल स्पीड में उनको कवर अप करेंगे, यानी जो छूटा है वो बचेगा नहीं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लासें। क्योंकि जो चीज जहां से हमने छोड़ी है उसके आगे से उसको कवर करेंगे। तो फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए। वेरी गुड इवनिंग सर जी। जैसा कि आप लोगों से बोला गया था कि 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, 8 बजे हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो ये एक आप लोगों के लिए स्पेशल बैच लगाया जा रहा है। वॉइस क्वालिटी क्लियर कर दीजिए, वॉइस क्वालिटी बेहतर आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा। गुड इवनिंग असद, संजू सागर, गुड इवनिंग सोनू सिंह, गुड इवनिंग हिमांशु चौहान, गुड इवनिंग मुनीस अंसारी, सौरभ राजपूत, जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको बहुत वेलकम इस स्ट्रीम पर। तो आज डिस्कस करेंगे कल के छूटे हुए प्रश्नों के आगे बात करेंगे कि कितने प्रश्न कल हमने कवर किए थे। कल हमारा एक डेमो सेशन था, तो आज थोड़ी सी स्पीड हमारी ज्यादा होगी प्रश्न में। तो सभी लोग क्लियर है सर वॉइस? सौरभ राजपूत धन्यवाद, अहमद रजा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। 30 प्रश्न हमने कल कवर कर लिए थे, यानी मैं अगर बताऊं तो ब्रीफ करूं, उसका भी वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। तो 30 प्रश्नों की बात कर ली थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कंप्यूटर का इतिहास से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो 1-2 घंटे के सेशन में आपको कम से कम 3 से 4 नंबर अवश्य मिलेंगे। यानी अगर बात हुई कंप्यूटर के इतिहास से प्रश्न बनने की, तो यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग और आगे चलते हैं। तो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूं क्वेश्चन आंसर के इस सेशन में, कि आप लोगों को आंसर करने हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। जैसे 31st क्वेश्चन से हम आज शुरू करेंगे, तो 31st का A-B-C जो भी आपको सही लगता हो फटाफट से उत्तर देंगे, साथ में चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, सीपीयू कंट्रोल्स, यानी सीपीयू किसको कंट्रोल करता है? ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, या इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय द इनपुट डेटा, कंट्रोल्स मेमोरी, या नन ऑफ दीज? तो चलते हैं, आपके उत्तर का मैं वेट कर रहा हूं। बताइए, सभी लोग जुड़ जाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा भाई लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे। तो फटाफट से उत्तर कीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीपीयू दोस्तों होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं थोड़ा सा आपको मदद करने के लिए यहां पर मदद कर सकता हूं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी सीपीयू होता है कंप्यूटर का दिमाग, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। चौथी पीढ़ी में इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। का मेन कंट्रोल करने का काम क्या है? 31st का ए, अधिकतर लोग ए लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की प्रोसेसिंग को हैंडल करने के लिए सीपीयू का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू सभी प्रकार के ऑल इनपुट और आउटपुट डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। हम इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं दोस्तों, यानी इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आगे चलते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? ये बहुत बेसिक प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इसका, सभी लोगों को पता होगा। इस तरीके के जो प्रश्न दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो सके। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट है, तो बहुत क्लियर रखिएगा इसमें। यानी इसका राइट उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी लोग आंसर कर रहे हैं 32 का, जी हां, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं।
द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो अभी जैसा कि आप लोगों को बता दिया है, 33 का उत्तर फटाफट कर दीजिए। 33 का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं, 33 का उत्तर बताइए फटाफट सभी लोग। 33 की बात हो रही है। 33 का सही जवाब आप लोगों से मैं चाहूंगा यहां पर जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने उत्तर सामने रखिए। 33 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इजी प्रश्न है दोस्तों, यानी सीपीयू ब्रेन, जैसा कि आपको बताया कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डेटा देन ए डीवीडी, यानी निम्न में से कौन सा डेटा डीवीडी से ज्यादा आपका डेटा को स्टोर करेगा? फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रेड रे डिस्क या ब्लू रे डिस्क। तो दोस्तों आप यहां पर आंसर करिए। 34 का आंसर देवेंद्र कुमार जी, DKPH बहुत बढ़िया, अनिल सैनी जी बढ़िया, सोनम पाल बहुत बढ़िया, सनी पाल, मोनिस अंसारी बेहतरीन, सोनू सिंह, किरण यादव बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इजी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यानी लगभग 700 MB सीडी रोम की भंडारण क्षमता होती है, 4.5 GB आपकी उसके बाद डीवीडी की क्षमता होती है, यानी ब्लू रे डिस्क दोस्तों सबसे पहला ऐसा स्टोरेज डिवाइस था जो 25 GB का बना। उसके बाद ब्लू रे डिस्क 200 GB 500 GB तक क्रिएट हुई, यानी दिखने में वो नीले कलर की होती है और होता है वो सीडी जैसा, लेकिन उसमें आप अधिक डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्लू रे डिस्क। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू which data and instructions are entered into a computer, यानी इसमें से वो डिवाइस फाइंड करनी है जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को इनपुट देने का काम करता है। तो मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न को इजी कर देता हूं। निम्न में से वह डिवाइस जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों निर्देश, यानी जो आपके द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको इनपुट देने का काम करता है। तो 35 का आंसर आप लोग फटाफट से बता दीजिए। 35 मैंने आपको बोला है, यस 35 बहुत बढ़िया देवेंद्र कुमार जी, सोनू सिंह, अनिल सैनी, मोनिस अंसारी सभी लोगों का आंसर सी है, बहुत बेहतरीन, यानी इनपुट डिवाइस इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों किसी भी प्रकार का डेटा, जैसे मेरे हाथ में ये टच पैन है, ये टच पैड है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को इनपुट देने का काम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में बना? माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन आपको बतानी है। जिस प्रकार से हमने जो कल प्रश्नों की बात करी थी उसमें पूछा गया था कि आईसी किस जनरेशन का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों आज जो प्रश्न है वो प्रश्न ये कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का हिस्सा है। तो फटाफट से आप लोग आंसर करिए। 36 का जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए, हम आपके आंसर्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत देवेंद्र कुमार जी बी बोल रहे हैं, 4th जनरेशन बोल रहे हैं आप लोग, यानी 4th जनरेशन में रेशु चौहान बी, अंशु सैनी, अनिल सैनी, देवेंद्र कुमार बी, हर्ष कुमार सी बोले तो 3rd जनरेशन, हर्ष कुमार जी का उत्तर सी है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जिस जनरेशन में आया वो था 4th जनरेशन। दोस्तों एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी जनरेशन में दोस्तों आया आपका माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों वो चौथी पीढ़ी में आया। तो प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ चौथी जनरेशन में। सही जवाब है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इस्तेमाल हुआ पहली पीढ़ी में? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों आपने कंप्यूटर का इतिहास तो पढ़ा होगा विभिन्न प्रकार की किताबों से, लेकिन कुछ इस प्रकार के एमसीक्यू आप लोग जब हल करेंगे तभी आप लोग इस तरीके के आइडिया को लगा पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा हूं चीजों को सरल बनाने के लिए, यानी ये चीजें आपको दिमाग में बेहतर ढंग से बैठानी है कि कौन सी जनरेशन में कौन सा
प्रोसेसर या कौन सी डिवाइस आई। 37 की तकरार है। 37 का बी वैक्यूम ट्यूब, यानी पहली जनरेशन में जो आपकी डिवाइस आई वो डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब। जो लोग वैक्यूम ट्यूब कह रहे हैं उन लोग, वो सभी लोग ठीक हैं। तो 38 पर आ जाते हैं। विच इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर, यानी हमें जो रिजल्ट मिलता है, आउटपुट जो हमें कंप्यूटर ने रिजल्ट के रूप में आउटपुट दिया, यानी कंप्यूटर के द्वारा, उसे क्या कहते हैं। विच इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा हमें जो रिजल्ट मिलता है आउटपुट के रूप में, उसे क्या बोलते हैं। डेटा बोलते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या कमांड बोलते हैं। तो दोस्तों फटाफट 38 की तकरार है। 38 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर दीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए फटाफट खटाखट। सचिन कुमार जी बी बोल रहे हैं, देवेंद्र कुमार जी बी बोल रहे हैं और मोनिश अंसारी जी ए बोल रहे हैं। सौरभ राजपूत 38 का बी 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 स्पैम कर दिया आप लोगों ने। दीपक चौहान जी ए बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इंफॉर्मेशन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, विच इज द रिजल्ट, यानी जो आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। डेटा का कलेक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज, इट्स कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन बोलते हैं। विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड स्लैश राइट मेमोरी, सॉरी रीड स्लैश राइट मेमोरी, यानी निम्न में से किसे हम रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क को, रोम को, रैम को या डीवीडी को। तो 39 प्रश्न का उत्तर फटाफट आप लोग बता दीजिए। 39 प्रश्न का जो उत्तर है, क्या है वो उत्तर। 39 प्रश्न, थोड़ा सा स्पीड में आज तेज रखूंगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके सामने कवर हो पाए। बताइए फटाफट 39 के लिए आंसर बताइए। 39 का प्रश्न चाह रहा हूं आपसे, खटाखट आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। 39 का डी बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रैम, यानी रीड और राइट मेमोरी बोला जाता है दोस्तों रैम को। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है जिसकी मदद से किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने में तथा डिस्प्ले कराने में मदद मिलती है। तो प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो होती है दोस्तों वो रैम होती है। दोस्तों क्या होती है दोस्तों, रैम होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स रैम, रोम एंड सीपीयू, यानी निम्न में से रैम और रोम को कौन होल्ड कर, सीपीयू को कौन होल्ड करता है। दोस्तों ये बात हो रही है रैम रोम कहां रहता है। उत्तर दीजिए फटाफट फटाफट, आप लोग आंसर दीजिए। 40 प्रश्न की बात हो रही है। 40 प्रश्न खटाखट 40। 40वें प्रश्न की बात हो रही है दोस्तों, 40 प्रश्न की। 40 किरण यादव जी सी बोल रही है। 40 का सी, मोनिश अंसारी सी सी सी, सभी लोगों ने सी बोला है। तो दोस्तों बहुत सही बोला है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर, इस सभी प्रकार के तीनों कंपोनेंट आपको कहां मिलेंगे। ये मिलेंगे दोस्तों ये मिलेंगे आपको मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का दिल होता है जिस पर सभी प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लगाया जाता है, यानी सभी प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड के अंदर सिचुएटेड होते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो, यानी सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं वो होल्ड करता है मदरबोर्ड। आगे चलते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। आंसर दीजिए फटाफट, आंसर की तकरार है। 41वें प्रश्न का खटाखट से आंसर दीजिए आप लोग। इकतालीसवें प्रश्न की बात है दोस्तों, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। 41 हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। प्रश्न नहीं रुकने चाहिए दोस्तों, प्रश्न लगातार आते रहने चाहिए। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों।
फटाफट से आंसर दीजिए। 41 का बी बोल रहे हैं सभी लोग, प्राइमरी मेमोरी। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, प्राइमरी मेमोरी होता है रैम, यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। रैम इज अ राइट आंसर, प्राइमरी मेमोरी। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो तरीके की मेन मेमोरी बताइए। सीडी डीवीडी, रैम रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर ऑल ऑफ दीज। 42 प्रश्न की बात कर रहे हैं, खटाखट आंसर दीजिए 42 प्रश्न का। 42 प्रश्न क्या कहता है, फटाफट से आप लोग यहां पर आंसर दीजिए। 42 प्रश्न की बात हो रही है। 42 विजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं बी, अनिल सैनी बी बी बी, रैम रोम, यानी दो तरीके की मुख्य मेमोरी होती है, रैम और रोम। आप लोग बी स्पैम कर रहे हैं, तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो रैम और रोम है, यानी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी सिचुएटेड इन कंप्यूटर। एक रैम होता है जो प्राइमरी है और एक रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रैम को और क्या बोलते हैं भैया, फटाफट बताइए। 43 प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों रैम प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसा बता सकता हूं। रैम का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी भी प्रकार के डेटा को चलाएंगे तो वो डेटा कहां पड़ा होगा, वो डेटा होगा हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर से डेटा जब उठ के रैम में आएगा तब वो आपको डिस्प्ले पर चलता हुआ प्रतीत होगा, और ये जो निर्देश दे रहा होगा, ये निर्देश दे रहा होगा सीपीयू, यानी माइक्रो प्रोसेसर निर्देश देगा। हार्ड डिस्क से डेटा उठ के जब आपके रैम के ऊपर आएगा तब आपको डेटा चलता हुआ दिखाई देगा। यानी किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए रैम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर कोई प्रोग्राम चलेगा नहीं तो वो सॉफ्टवेयर किस काम का। तो प्राइमरी मेमोरी इसीलिए रैम को बोला जाता है, क्योंकि बिना रैम के आप किसी प्रोग्राम को नहीं चला सकते हैं। इवन आप रैम के बिना किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीन पर डिस्प्ले भी नहीं करा सकते। तो रैम को हम किस नाम से जानते हैं, सभी लोगों ने स्पैम कर दिया, वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तनशील, यानी रैम में परिवर्तन हो जाता है। आप कोई सॉफ्टवेयर, परिवर्तनशील का मतलब दोस्तों जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, यानी आपने क्या काम करा, एक प्रोग्राम खोला, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और आपने अपने कंप्यूटर को बिल्कुल लाइट जाने पर तुरंत शट डाउन हो गया। अब जैसे ही वो बंद हो गया, चलता हुआ प्रोग्राम बंद हो जाता है। जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो क्या एमएस वर्ड आपको खुला मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब वो प्रोग्राम चल रहा था तो रैम में था, लेकिन जब लाइट चली गई और दोबारा लाइट आई तो आपको वर्ड दोबारा खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो रैम में था तो वहां पर से गायब हो गया, परिवर्तन हो गया। इसीलिए वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है आपके रैम को, जिसमें डेटा परिवर्तित होता रहता है। लेकिन डेटा चला कहां जाता है? अगर वर्ड खोला है, वो हार्ड डिस्क में पड़ा था, आपने चलाने के लिए उसे यूज किया, क्या वो लाइट जाने पर जब सिस्टम हमारा बंद हो जाता है क्या एमएस वर्ड गायब हो जाता है? नहीं, वो कहां चला जाता है? वापस हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो भैया आप हार्ड डिस्क को क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल, यानी अपरिवर्तनशील। उसमें परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे, तब तक डेटा डिलीट नहीं होगा। वॉलेटाइल मतलब परिवर्तनशील और नॉन वॉलेटाइल अपरिवर्तनशील। तो दोस्तों रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। रोम इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत सारा लेक्चर दे दिया, तो 44 का आंसर तो मुझे लगता है कि सभी लोग सही देंगे। तो फटाफट से स्पैम कर दीजिए, रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। किसको, रोम को क्या बोलेंगे दोस्तों? रोम को बता दीजिए फटाफट। आंसर की तकरार है 44वें प्रश्न के लिए। 44 प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 44वां प्रश्न, मोनिस अंसारी जी निरपेश सर के बंदे हैं, एक भी गलत नहीं होने देंगे। निरपेश सर के बंदे हैं, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्लास ली है, बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों ऐसे ही चलना है आप लोगों का कि आप लोगों को सवाल बिल्कुल से समझ में आए और क्लियर हो बात, तभी उस बात का मजा है। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी, यानी सीडी में कितने एमबी का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो भैया अभी लाइव सेशन में मैंने इसका आंसर बताया था, तो उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे।
अगर इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग आंसर ना कर पाए तो फिर आप समझ रहे हैं लानत है आप पर भी और हम पर भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये सब कार्यभार किया जा रहा है, यानी आपकी चीजें और बेहतर हो, यानी डाउट क्लियर हो और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए अपनी परीक्षाओं में। दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर है वो है 700 MB। इस तरीके के सभी प्रश्न उम्मीद है क्लासेस में आपको ऑफलाइन बैचेस में करा दिए गए होंगे। CD-ROM स्टैंड फॉर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका राइट आंसर है। एक बेसिक प्रश्न था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक है, इस सभी को नॉर्मल सी बात है। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, दोस्तों कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? आंसर चाहता हूं मैं आप लोगों से। 48 प्रश्न की बात हो रही है, 48 प्रश्न के बारे में बता दीजिए फटाफट से। आप लोग बिल्कुल लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ और हम लोग यहां पर निरंतर आप लोगों के साथ मदद करने में जुड़े हैं। तो बताइए भैया 48 प्रश्न का जो आंसर है, 48 प्रश्न खटाखट से। कपिल गोला जी 700 MB, बेहतरीन। मेरा ए यही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, स्पैम कर दिया आप लोगों ने ए, बहुत बेहतरीन। यानी कैश मेमोरी एक्ट किसके मध्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच में। दोस्तों कैश मेमोरी भाग किसका होता है? कैश मेमोरी दोस्तों आपके किस में होती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में होती है। दोस्तों कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। कैश मेमोरी के अंदर रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स, बहुत गहरा टॉपिक है, उम्मीद है आपको पता होगा। तो राइट आंसर इसका 48 का ए होगा। इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? भैया जनरेशन की कितनी जनरेशन, यानी हाउ मेनी जनरेशंस क्लासिफाई हैं? 49th बताइए फटाफट। 49 प्रश्न के आंसर बता दीजिए खटाखट खटाखट। 49 का जो आंसर है, यानी कितनी प्रकार की जनरेशन है? तो जनरेशन है दोस्तों 5 प्रकार की। अभी 5वीं पीढ़ी पर शोध चल रहा है। 5वीं पीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी माइक्रो प्रोसेसर और करंट आ गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच इज द फंक्शन ऑफ स्कैनर? स्कैनर दोस्तों क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। तो जरा ध्यान से अंग्रेजी पढ़िए और उसको समझिए और आंसर कीजिए। 50वें प्रश्न के बारे में आप लोग खटाखट से उत्तर दीजिए कि 50वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 50 प्रश्न का जल्दी से। माया रानी जी बोल रही है सी, बहुत बढ़िया। सौरभ राजपूत जी 1980। दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें 1900, किसी में 1980 है, किसी में 1985 दिया है। यानी 80 से 85 के बीच या फिर 5वीं पीढ़ी पर शोध प्रारंभ हो गया था और 5वीं पीढ़ी का शोध अब तक जारी है विनाशकारी परिणामों को देखते हुए। तो आप लोगों का जो आंसर आया है वो सभी लोग 50 का स्पैम कर रहे हैं ए। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है सी। इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस इनटू अ कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। मतलब हम किसी भी, यह एक इनपुट डिवाइस है और किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी, दोस्तों मतलब पेपर, हार्ड कॉपी का मतलब जिसे आप देख भी सकें और छू भी सकें, किसी भी प्रकार की ड्राइंग हार्ड कॉपी को आप उस मशीन में रखेंगे और वो स्कैन होके डिजिटल फॉर्मेट में यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो स्कैनर के लिए जो उपयुक्त हमारे पास फंक्शन है या वो सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सोनम पाल जी बी बोल रही थी, बी क्या था? इट इज एन आउटपुट डिवाइस। सोनम जी, और यहां पर सोनम जी के बारे में 50। सुनिधि चौहान ए। तो मैं आपको यहां पर क्लियर सनी आप लोगों को क्लियर कर दूं जो ए और बी आंसर करने वाले हैं। तो भैया आउटपुट डिवाइस नहीं होता है स्कैनर, स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। क्यों आपको लग रहा है? मैं यहां पर क्लियर करूं कि एक डिवाइस क्या होती है,
आजकल जो आप देख रहे हो ना, जो स्कैनर देख रहे हो, वो प्रिंटर के साथ कंबाइंड होता है, मतलब जुड़ा होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसी से स्कैन होता है, ऊपर शीशा लगा होता है, स्कैन कर देते हैं और उसमें से ही नीचे से प्रिंट आउट निकल जाता है। तो वो दो डिवाइस है, एक डिवाइस नहीं है। आप लोगों को दिखने में वो दो एक लगती है। यानी प्रिंटर का काम है आउटपुट देने का, स्कैनर का काम है जो ऊपर आप कांच लगा देखते हैं, स्कैनर जिसपे फोटोकॉपी कराते हैं, वो केवल वो जो प्लेट है, वो जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कागज रखते हैं, ग्राफिक्स रखते हैं, वो एरिया होता है आपका स्कैनर का, जिसमें सिर्फ आप किसी प्रकार की हार्ड कॉपी रखिए, उसे स्कैन करके वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है। तो जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, नॉट आउटपुट। ए बोलने वाले कुछ लोग थे हमारे, ए के लिए बता दूं, सुनिधि चौहान जी के लिए, कि इट इज ए इनपुट डिवाइस विच अलाउ यूजर टू एंटर डेटा टू कंप्यूटर। दोस्त मैं आपको क्लियर करूं, इनपुट डिवाइस है ठीक है, लेकिन ये किसी प्रकार के डेटा को इनपुट करने का काम नहीं करता। ये आपके सिर्फ हार्ड कॉपी के डेटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है और उसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। ना केवल डेटा, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी उसे इमेज के रूप में इनपुट कराने का काम आपके स्कैनर का होगा। चलिए, बोथ डिवाइस कह रहे हैं हमारे सौरभ राजपूत जी। सौरभ राजपूत जी, मैं आपको क्लियर करूं, बोथ का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, जिसमें ये दोनों चीजें हो गई हैं वो होते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, यानी मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहलाती हैं। फिर वो जो दोनों तरीके का काम कर रही हैं। बोथ डिवाइस में स्कैनर नहीं आएगा। स्कैनर जब भी आएगा, स्कैनर आता है आपका किस रूप में, उसका काम है सिर्फ कॉपी को स्कैन करना और कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना। तो दोस्तों, जब प्रिंटर के साथ स्कैनर लगा होगा तो वो बोथ डिवाइस का हिस्सा नहीं होगा। स्कैनर एक अलग डिवाइस है, प्रिंटर एक अलग डिवाइस है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अन्नू सैनी जी को बहुत जल्दी हो रही है, 91वें प्रश्न का उन्होंने आंसर दे दिया। हु इन्वेंटेड आईसी, आईसी को इन्वेंट किसने किया। बहुत बेहतरीन। अन्नू सैनी जी का पहला प्रश्न का उत्तर सबसे पहला आया है। जैक किल्बी है, हरमन होलेरिथ है, सेमन कोराकोव है, कोर्साकोव या बिल गेट्स। किसने बनाया, फटाफट से आप लोग आंसर करिए, किसने बनाया। हु इन्वेंटेड द आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। 51 जैक किल्बी। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। जिसने जैक किल्बी आंसर किया है, बहुत बहुत मुबारक आपको कि जैक किल्बी इज द राइट आंसर। विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस। दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आईआरसीटीसी भी आपके सिलेबस में है, एयर टिकटिंग भी आपके सिलेबस में है, बैंकिंग, रेलवे और एयर टिकटिंग में, एयरलाइंस में किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट से 52 का आप लोग आंसर दीजिए, 52वें प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। खटाखट उत्तर दीजिए, खटाखट। 52 डी बोल रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अन्नू सैनी, हर्ष कुमार 52, सुमित कुमार 52 का डी स्पैम हो रहा है, सभी लोग डी बोल रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सौरभ राजपूत। तो दोस्तों, आपको अगर पता है तो बहुत बेहतरीन है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग प्रणाली में, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पर और एयरलाइंस टिकटिंग सिस्टम पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो है मेन फ्रेम। इन कंप्यूटर ओसीआर स्टैंड फॉर। ओसीआर कैसी डिवाइस है दोस्तों, ये भी स्पैम मार दीजिए कि ओसीआर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। जरा कमेंट में स्पैम करिए तो पता चले आप लोगों को पता है, और फुल फॉर्म में आप 53 का आंसर बता देंगे कि ओसीआर स्टैंड फॉर क्या होता है। 53 प्रश्न की बात कर रहे हैं, खटाखट से 53 प्रश्न को बताइए। डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी दोस्तों, यहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर आपको ना कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आ सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों, अगर दोनों ऑप्शन आपको मिले तो किसको प्राथमिकता दर्ज कराएंगे, तो प्राथमिकता आप कराएंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को। अगर रिकॉग्निशन नहीं है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों हुए तो प्राथमिकता आपको देनी है रिकॉग्निशन को। आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूपीएस। तो भैया स्पैम करा आप लोगों ने, ओसीआर इनपुट डिवाइस। कल्पना यादव जी ने किया है और भी किया है किसी ने, वेरी गुड।
किरण यादव जी ने बता दिया इनपुट है, बहुत बढ़िया। हर्ष कुमार आपका, मोनिश अंसारी, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर, दोस्तों काम क्या होता है उसका कि आप किसी भी प्रकार के ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम होता है। 54वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 54वें प्रश्न का उत्तर हर्ष कुमार जी कह रहे हैं 54 का, आपका 54 का बी है। अनुसैनी जी भी बोल रही हैं 54 का बी है। यूपीएस का काम क्या है? पावर बैकअप का, स्टोरेज का, इंक्रीज स्पीड ऑफ कंप्यूटर की गति तेज करने का, या सभी? तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बिना किसी व्यवधान के आप कंप्यूटर में बिना किसी व्यवधान के आप क्या कर सकते हैं? बिना किसी भी रुकावट के आप पावर की सप्लाई निरंतर सिस्टम को दे सकते हैं। यूपीएस का अपना एक बैकअप होता है जो उसके काम पर या उसकी बैटरी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर का बैकअप देगा। तो राइट आंसर है इसका प्रोवाइड पावर बैकअप। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। की ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज्ड टू गेट बैक टू द बिगिनिंग, यानी ऐसा की बताइए ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी कीबोर्ड से ऐसे कौन सी कुंजी का बटन दबाएं जो आपको शुरुआत में पहुंचा दे, या केवल डॉक्यूमेंट के शुरुआत में पहुंचा दे। शॉर्टकट कमांड आपको बतानी है। कीबोर्ड का बटन होता है जो आपको डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचा देता है। फटाफट से आंसर कीजिए 55 का। का ए। दोस्तों जो राइट आंसर है वो होम की है। आप दोस्तों होम बटन की मदद से डॉक्यूमेंट के शुरुआत में पहुंच सकते हैं और एंड की मदद से आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड की दैट enables द यूजर टू अवॉइड करंटली सेलेक्टेड ऑप्शन और टास्क ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। द कीबोर्ड की दैट enables द यूजर टू अवॉइड करंटली सेलेक्टेड ऑप्शन, यानी आपने करंटली जो सेलेक्ट ऑप्शन कर रखे हैं और टास्क को ऑन द कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? यानी आप कीबोर्ड से अनेबल करना चाहते हैं यूजर को टू अवॉइड करंटली सिलेक्टेड ऑप्शन, यानी वो करंट जो मतलब सिलेक्शन कर रखा है उसे अवॉइड कर दे, मतलब उसे छोड़ दे। यानी आपने अपने कंप्यूटर से कुछ आइकन्स को, कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हैं कि वो उसको छोड़ दे। तो सही उत्तर है, तो आपको हटाने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग करना है। सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ ऑप्शंस या फोल्डर्स को सिलेक्ट कर रखा है, आप उससे हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन को अनसिलेक्ट करना है, तो आप एस्केप का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर कॉल्ड? दोस्तों आपके मॉनिटर पर जो आउटपुट दिखता है वो कैसा होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे स्क्रीन कॉपी बोला जाता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, या फिर वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट? डी ऑप्शन, सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है सॉफ्ट कॉपी, यानी जिसको आप केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जिसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हार्ड कॉपी होती है। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो आपको प्रिंट के रूप में प्रिंट आउट मिलता है, उसको आप क्या किस नाम से जानते हैं, किस रूप में जानते हैं दोस्तों? उसे हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड, दोस्तों प्रोग्राम जो रोम के अंदर स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट बात है। 59 प्रश्न की तकरार है, आप लोगों से 59 प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं। फटाफट से आप 59 प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए। 59 की बात करते हैं, मैं वेट करता हूं आपका थोड़ा सा। 59 प्रश्न के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है और ये आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, आ गए जी, आ गए आंसर हमारे पास। सी बोल रहे हैं, फर्मवेयर, बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों यानी रोम चिप के ऊपर, यानी रोम पर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, उन्हें फर्मवेयर बोला जाता है। दोस्तों फर्मवेयर रोम चिप
के ऊपर यानी प्रोग्राम जो स्टोर किए जाते हैं उन्हें फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यह पता होना चाहिए था। बहुत बहुत बधाई जिसने आंसर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आसपास पार्टियां वगैरह लगी रहती हैं दोस्तों। सॉन्ग चल गया, बढ़िया है, सुनाए, सुन लीजिए थोड़ा सा, बस कॉपीराइट हमारे पास नहीं आना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? लेजर प्रिंटर का, इंपैक्ट प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का, या नन ऑफ दीज? बताइए फटाफट, डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? 60वां प्रश्न का उत्तर आने शुरू हो गए। तो दोस्तों सही उत्तर है इंपैक्ट प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, एक हो गया इंपैक्ट प्रिंटर और एक हो गया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो कागज पर कागज को स्पर्श करके आपकी छपाई करें वो प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर, और जो बिना स्पर्श किए छपाई करें वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये ड्रम प्रिंटर, ये सभी प्रकार के, चेन प्रिंटर हो गया या बैंड प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर आपके सभी इंपैक्ट के अंतर्गत आते हैं। नॉन इंपैक्ट में लेजर और इंकजेट और थर्मल प्रिंटर्स आते हैं जो कागज को बिना स्पर्श किए प्रिंट करते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, यानी किसको कंसिस्ट करता है? 61 प्रश्न के बारे में बताइए। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो चलिए 61 प्रश्न की बात हो रही है, 61 प्रश्न की बता दीजिए फटाफट से, स्पैम कर दीजिए। 61वें प्रश्न के बारे में आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए कि 61 प्रश्न क्या कहलाता है। 61 प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मोनिश अंसारी जी कह रहे हैं हथौड़े का प्रयोग करते हैं। भैया हथौड़े का प्रयोग, हैमर्स लगे होते हैं बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा हथौड़ा नहीं मार देते भैया। कागज तो क्या, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। प्रिंट करना है, किसी का सर नहीं फोड़ना। चलिए 61वां प्रश्न, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज को कंसिस्ट करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 61 का आंसर हो गया डी। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत किरण यादव जी, हिमांशु चौहान, हर्ष कुमार, अहमद रजा, कुसुम, अंकित सिंह सैनी, सी। अंकित जी इसका आंसर है डी। बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरमीडिएटली बिटवीन प्रोग्राम एंड, इंटरमीडिएट लिखा है दोस्तों, थोड़ी स्पेल में गड़बड़ हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटरमीडिएट यानी बीच की बात कर रहा है, बिटवीन प्रोग्राम एंड किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम और किसके बीच में इंटरमीडिएट करता है? बताइए दोस्तों, यूटिलिटीज के, ईथरनेट, हार्डवेयर या यूजर इंटरफेस के? 62 प्रश्न की बात हो रही है। 62वां, प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट से। ए, यूटिलिटीज। तो भैया इसका जो सही आंसर है वो डी है। आस्था चौहान जी डी बोल रही हैं। 62 का बताइए। पूजा सिंह डी, पूजा राजपूत, सौरभ राजपूत भैया ने बोला ए। दोस्तों यूटिलिटीज बात अलग हो गई, बात हो रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक प्रोग्राम होता है जो यूजर से इंटरेक्ट करता है। मतलब हमारे पास एक कंप्यूटर है दोस्त, ठीक है, अगर उसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एक मृत शरीर के बराबर है। कछु नहीं दिखेगा आपको उसके अंदर, यानी स्क्रीन पूरी काली नजर आएगी। यानी यूजर अगर इंटरेक्ट करता है तो किसी रैम से नहीं, किसी हार्ड डिस्क से नहीं, किसी माइक्रो प्रोसेसर नहीं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन का काम है वो करा रहा है यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के प्रोग्राम और यूजर इंटरफेस के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम? यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सपोर्ट करता एक से अधिक प्रोग्राम को एक समय में? बताइए फटाफट। 63 प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। 63 को स्पैम कर दीजिए फटाफट।
63 प्रश्न की बात हो रही है। खटाखट 63 प्रश्न के बारे में बता दीजिए। ए आंसर आ रहे हैं भैया। ए अन्नू सैनी जी, सुमित कुमार ए, सभी लोग ए स्पैम कर रहे हैं। विशेष कुमार जी ने बी स्पैम किया है, बी लिखा है, ए बी। दोस्तों जो सही उत्तर है वो है डॉस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बार में एक ही प्रोग्राम सपोर्ट करता है, मोर देन वन प्रोग्राम। डज नॉट सपोर्ट यानी जो सपोर्ट नहीं करता। आगे चलते हैं। कंट्रोल ए इज यूज्ड फॉर, दोस्तों सभी लोग स्पैम करिए, आप लोगों की पसंदीदा कमांड आप लोगों के सामने है। 64वें प्रश्न को भर दीजिए स्पैम से। उम्मीद है सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे। अगर इसका उत्तर किसी ने गलत दिया तो समझ जाइए कंट्रोल ए किस काम के लिए किया जाता है। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। 64, फटाफट स्पैम कर दो। देखते हैं गलत कौन देता है इस प्रश्न का उत्तर, ये जानना इंपॉर्टेंट है। टू सेलेक्ट होल एरिया, बहुत बढ़िया, सी स्पैम कर डाला। यानी लेखन कार्य को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ए, जिससे कि आप अपने लेखन कार्य को संपूर्ण एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट डिवाइस, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 65 का आंसर दे दीजिए। प्रिंटर, मॉनिटर, बोथ ए एंड बी या माउस, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, बोथ ए और बी, तो ये तो दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो माउस है। माउस हमारा एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है दोस्तों। तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, तो बोथ ए और बी दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, इसीलिए आंसर हो गया सी, ए व बी। आगे चलते हैं दोस्तों। Which function key is used to open the save as dialog box? तो इंपॉर्टेंट है, स्पैम कर दीजिए। 66 को स्पैम कर दीजिए, खटाखट स्पैम कर दीजिए। 65 को डी बोल रहे हैं दोस्तों। 65 वाले प्रश्न में ये बोला था नॉट अ एग्जाम्पल, ये प्रश्न 65वें प्रश्न को गड़बड़ कर रहे हैं कई लोग। बोथ पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो भैया ए बी आउटपुट डिवाइस है और बी भी, तो बोथ ए बी। तो जो लोग डी आंसर कर रहे हैं 65वें प्रश्न का, वो ध्यान दें कि वो कहां गड़बड़ कर रहे हैं। तो चलिए 66वें प्रश्न का उत्तर दीजिए जरा। 66 को आंसर करिए फटाफट। सेव एज डायलॉग बॉक्स, बहुत बढ़िया, स्पैम कर दिया। F12 शॉर्टकट कुंजी है सेव एज की। आप किसी भी सुरक्षित दस्तावेज को नए नाम से सुरक्षित करने के लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग करते हैं, यानी एक पुराने डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करना है, F12 का प्रयोग कीजिए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर आप सभी को पता है। 67 में बाइनरी नंबर में कौन कौन से प्रश्न होते हैं। बाइनरी नंबर में जो प्रश्न है दोस्तों वो 0 और 1 ही होता है। बाइनरी नंबर में 0 होगा दोस्तों या फिर 1 होगा, तो इसका राइट आंसर है ए। आगे चलते हैं दोस्तों, 68 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 68वें प्रश्न की, बिट स्टैंड फॉर, बिट्स को क्या बोलते हैं। बिट्स की फुल फॉर्म क्या है। बिन फाइल है, बिन डिजिट है, बाइनरी डिजिट है या फिर नन ऑफ दीज है। तो 68वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। 68वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों हम जानते हैं बाइनरी डिजिट के नाम से। तो बाइनरी डिजिट जो होती है दोस्तों वो 0 और 1 के रूप में होती है। बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 के रूप में काम करेगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। मैक स्टैंड फॉर, दोस्तों मैक स्टैंड फॉर यानी मैक किसको बोला जाता है। मैक का फुल फॉर्म, मैक का फुल फॉर्म बता दीजिए। 69 प्रश्न की बात हो रही है। 69 प्रश्न की बात हो रही है। तो भैया मैक एड्रेस सुना होगा, आपके दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। यानी जो फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस दोस्तों लॉजिकल एड्रेस होगा, मैक एड्रेस दोस्तों आपका
कौन सा होता है? आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी फिजिकल एड्रेस है। प्रत्येक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस की पहचान होती है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। तो 69 का बी सही उत्तर है। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? आप लोग स्पैम कर दीजिए। मैक एड्रेस कितने बिट का होगा? मैक एड्रेस को कितने बिट का होता है? तो दोस्तों मैक एड्रेस होता है 32 बिट का, 48 बिट का, 64 बिट का या 128 बिट का। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। 70 का बी है। विंडोज 7 वॉज रिलीज्ड ऑन, कब रिलीज हुई विंडोज 7? फटाफट से देखिए विंडोज 7 कब रिलीज हुई। विंडोज 7 दोस्तों जिस वर्ष रिलीज हुई वो वर्ष था 22 अक्टूबर 2009। ऐसे प्रश्न जो आते हैं दोस्तों उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वो महत्वपूर्ण होते हैं तारीख वाले प्रश्न। वो आपकी रिलीज हुई 22 अक्टूबर 2009 को। तो सही उत्तर है 71वें का डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाफ बाइट और 4 बिट्स इज कॉल्ड, यानी 4 बिट को क्या बोला जाता है? पिक्सल्स बोला जाता है, निबल बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है, नन ऑफ दीज बोला जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बेहतर तरीके से प्रदर्शन दे रहे हैं। 71 का दोस्तों 72 का जो राइट आंसर है, यानी 4 बिट मिलकर क्या बनाती हैं? निबल बनाती हैं। यानी एक निबल कितने बिट का होगा दोस्तों? 4 बिट्स का होगा। तो निबल बोला जाता है 4 बिट्स इक्वल टू एक निबल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लॉजिक गेट? दोस्तों निम्न में से लॉजिक गेट में क्या लगाते हैं, क्या यूज होता है? एंड, और, नॉट या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अगर शायद आपको गेट्स अभी नहीं पढ़ाए हैं तो ये अदर टॉपिक्स के हिस्सा है, शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक ओरली याद रख लीजिए। कहीं भूला भटका एक प्रश्न आपको मिल गया तो 73वें का राइट आंसर, अगर आपने गेट्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो 73 का जो सही उत्तर है वो ऑल ऑफ दिस, यानी आपके जो फॉलोइंग है सभी लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। सभी प्रकार के गेट्स हमारे पास अवेलेबल है। 73 का डी स्पैम कर रहे हैं। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, बोथ ए या बी का या नन ऑफ दीज का? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों जो उदाहरण है वो एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो आपके सिस्टम की आत्मा होती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रेस टू ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स, फटाफट 75वें प्रश्न को भर दीजिए। इसका उत्तर अगर आपने नहीं दिया तो भैया किसी ने नहीं दिया, तो फटाफट से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। फाइंड का डायलॉग बॉक्स किससे खुलेगा और ये बताइएगा कि किससे प्रश्न है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं फिर उसके बाद यहां पर क्लियर करता हूं। प्रश्न देखते हैं आप लोग किस तरीके के कंफ्यूजन में है, या सही है या गलत है। 75वें प्रश्न को कंट्रोल F, बहुत बढ़िया भर दिया भैया। ए इसका सही उत्तर है आप लोगों का। यानी किसी भी निश्चित शब्द को ढूंढने के लिए फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर फाइंड मिलेगा, कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। विच इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ MS वर्ड? बहुत बेहतरीन, सभी लोग इसको भी स्पैम से भर देंगे, तो उम्मीद है सभी लोग आंसर करेंगे 76वें प्रश्न का, जो दोस्तों इसका सही उत्तर है। यानी अधिकतम जूम होता है 500%। मैक्सिमम जूम ऑफ MS एक्सेल, MS एक्सेल का मैक्सिमम जूम क्या है बताइए? फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया। 76वें प्रश्न का 77वें प्रश्न का उत्तर 400। आप लोगों को बात ध्यान है कि वर्ड का होता है 500, एक्सेल का होता है 400। चलिए भैया पावर पॉइंट की बात आ गई। पावर पॉइंट में कितना होता है? फटाफट से स्पैम कर दीजिए। पावर पॉइंट में कितना होता है? पावर पॉइंट में वो भी 400% होता है दोस्तों। बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं। टू अरेंज द आइकन ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर जो अरेंज करते हैं आइकन को वो कैसे करेंगे? लेफ्ट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया या नन ऑफ दिस। यानी अरेंज द आइकन ऑन डेस्कटॉप पर आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर और उसमें आपको अरेंज का ऑप्शन मिलेगा।
आइटम के हिसाब से, साइज के हिसाब से, डेट के हिसाब से आप अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, Which of the following is not a valid zoom percentage in Excel? यानी कितने परसेंट वैलिड जूम नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अधिकतम ही जब 400% होता है तो 500% जूम कहां कर लेंगे आप? कहीं नहीं कर पाएंगे। तो 500% इज नॉट अ वैलिड जूम इन एक्सेल। Which are the founder of Google? भैया, गूगल के जो फाउंडर हैं वो कौन है? आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। गूगल के जो फाउंडर हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रश्न है। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, यानी सर्जे ब्रिन भी इसके दोनों ही आपके जो गूगल के फाउंडर माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो लैरी पेज के नाम से जाना जाते हैं कि गूगल के फाउंडर लैरी पेज है। 1 KB इक्वल टू 1 KB बराबर कितना होता है? 1 KB बराबर कितने बाइट? ये प्रश्न है। 1 MB के, 1000 बाइट के, 1024 बाइट के, या नन ऑफ दीज। 82 प्रश्न, फटाफट स्पैम भर दिए। 82 का सही उत्तर क्या है दोस्तों? 82 का सही उत्तर है वो 1024 बाइट होता है। यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन, मेमोरी क्लासिफिकेशन चलता रहता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट डाउन द कंप्यूटर? बंद करने के लिए शॉर्टकट कमांड। तो शॉर्टकट कमांड कंप्यूटर को बंद करने की आप सभी को बताइए। सभी प्रकार के प्रोग्राम भी क्लोज हो जाते हैं और कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों 83 प्रश्न का, स्पैम कर दिया होगा आप लोगों ने, वो Alt+F4 है। Alt+F4 से ना ही आपका सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर भी क्लोज हो जाता है। OCR इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ, यानी OCR का इस्तेमाल किस बात के प्रेजेंटेशन के लिए किया जाए? प्रिपरेशन, सॉरी, OCR का यूज किसके प्रिपरेशन, किसको बनाने के लिए किया जाता है? इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस? इंश्योरेंस का प्रीमियम बनाने के लिए, टेलीफोन का बिल बनाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग आप इंश्योरेंस प्रीमियम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, यानी ऑप्टिकल वो कैरेक्टर को रीड करता है। टेलीफोन बिल बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर को पढ़कर वो रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करेगा। OCR आपकी इनपुट डिवाइस है। 84 का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, दोस्तों पहला कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक बात है, सभी को पता है कब बना था। सबसे पहले अमेरिकन डिफेंस एजेंसी ने इसको बनाया था। तो दोस्तों ARPANET तो सबसे पहला नेटवर्क है जो अमेरिका आर्मी द्वारा बनाया गया था, अमेरिकन आर्मी द्वारा बनाया गया था। ARPANET स्टैंड फॉर, ARPANET की फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है। आप लोग इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उम्मीद है अब तक आपने स्पैम भर दिया होगा। 86 प्रश्न का उत्तर, तो सही उत्तर है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो 86 की फुल फॉर्म आप, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों वो नोट करते रहिएगा, जो आपको याद नहीं है, और जो याद है तो बहुत बढ़िया। What was the name of the first computer? पहले कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC है, यूनिक है, परम है, या नन ऑफ दिस? तो पहले कंप्यूटर का जो नाम है दोस्तों वो है ENIAC। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता है। हाउ मेनी फंक्शंस की आर ऑन द कीबोर्ड? तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? F1 से F2, F3, F4, F5, F6, F7 और F8, 9, 10, 11, 12। तो फंक्शन की होती है टोटल 12। सभी को अंडरस्टूड है बात? आगे चलते हैं। विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी? कुछ इस तरीके के इतिहास से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो किस तरीके के कंप्यूटर में, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर है असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? आगे चलते हैं दोस्तों। मशीन लैंग्वेज हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, बाइनरी लैंग्वेज को और क्या बोला जाता है? बाइनरी लैंग्वेज यानी प्रश्न नंबर 91 को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं,
असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, या मशीन लैंग्वेज बोलेंगे, या ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका, आप बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 का फॉर्मेट समझता है दोस्तों। बाइनरी डिजिट भी 0 और 1 के रूप में होती है, तो बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज। आगे चलते हैं, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि एआई में, एआई मतलब 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाने वाला जो भाषा है यानी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो प्रोलॉग है। प्रोलॉग ही ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल एआई को बनाने के लिए किया गया था। ये प्रश्न करंट का है, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर है सी। Which of the following is an extension of Notepad? Notepad का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt होता है, .xis होता है, .ppt होता है, .bmp होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। तो दिस इज अ राइट आंसर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो एग्जाम्पल है, ये तो आपको रट ही गया होगा कि पोर्ट्रेट किसे कहते हैं और लैंडस्केप किसे कहते हैं। तो दोस्तों पोर्ट्रेट कहा जाता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, और लैंडस्केप कहा जाता है क्षैतिज पंक्ति को। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, दोस्तों वो है आपका पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, लैंडस्केप मतलब पड़ा। तो दोस्तों ये पेज ओरिएंटेशन है। विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पेस्ट, बच्चा भी बता देगा दोस्तों, बहुत बेसिक शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन है? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टैली सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर से वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 96 का प्रश्न आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू ऑल कंप्यूटर, जो सभी कंप्यूटर्स पर एप्लीकेबल होता है। 97 प्रश्न की बात कर रहे हैं। 97 बेसिक यानी सभी कंप्यूटर्स पे अप्लाई होता है, वो बेसिक है, कोबोल है, मशीन लैंग्वेज है या फोर्ट्रॉन है। दोस्तों जो सभी कंप्यूटर पे एप्लीकेबल होता है वो है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही ऐसी भाषा है जो सभी कंप्यूटर से आसानी से समझ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा ही नहीं है? सी, फास्ट, बेसिक या फोर्ट्रॉन। फटाफट 98 प्रश्न को स्पैम कर दीजिए, 98 प्रश्न के बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों फास्ट किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं होती, सी भी भाषा है, बेसिक भी भाषा है, फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज है। Who was the inventor of WWW? दोस्तों बहुत बेसिक है, यानी रसल ने, बिल गेट्स ने, ली एन फिंगयॉन ने या टिम बर्नर्स ली। तो नाम रट गया होगा। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो है सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, निम्न में से सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है? CPU है, CD-ROM है, फ्लॉपी डिस्क है या मॉनिटर है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, यानी सिस्टम का जो मुख्य यूनिट है वो कौन सा है? दोस्तों CPU है, CD-ROM है, फ्लॉपी डिस्क है या मॉनिटर है। तो दोस्तों सही उत्तर है CPU। CPU दोस्तों एक मेन अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है, जो सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग है। विच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, खेलने के लिए किनका इस्तेमाल किया जाता है? यानी वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं कि आप माउस पैड से इस तरीके से जॉयस्टिक के थ्रू खेल सकते हैं। इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, इज राइट आंसर, जॉयस्टिक हो गया। व्हेन द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी जब कंप्यूटर पहले से ऑन है उसे दोबारा स्टार्ट की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दोस्तों जब कंप्यूटर स्टार्ट है उसे दोबारा से आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो वो यानी पहले ही गर्म है, यानी पहले ही वो गर्म है, चल रहा है, उसे दोबारा से स्टार्ट किया तो वो कहलाएगा वार्म बूटिंग। क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। लेकिन अगर कंप्यूटर बंद है और बंद कंप्यूटर को जब आप चालू करोगे तो वो कहलाएगा कोल्ड बूटिंग। तो फिलहाल यहां पर कंप्यूटर स्टार्ट है तो कंप्यूटर के रीस्टार्ट के प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहा जाता है, और बंद कंप्यूटर को शुरू करेंगे तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। तो 103वां प्रश्न देख लेते हैं, विच मॉनिटर कंज्यूम लीस्ट पावर, कौन सा मॉनिटर कम पावर देता है? कौन सा कम पावर देगा दोस्तों? LCD, CRT, LED या नन? तो दोस्तों LED बोले तो लाइट एमिटिंग डायोड, ये
छोटी छोटी एलईडी लाइट से मिलकर बना होता है, बहुत कम पावर सप्लाई ये खाते हैं। तो दोस्तों एलईडी इज द राइट आंसर। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। सीआरटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या होता है निम्न में से? सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, जो सबसे पहले वाले स्टार्टिंग के टेलीविजन में इनका इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के रूप में प्रदर्शित होती है, वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती है, यानी सबसे पुराने ओल्ड तरीके के मॉनिटर में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, कैथोड रे ट्यूब है इसका राइट आंसर। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? दोस्तों एलईडी की फुल फॉर्म, एलईडी की फुल फॉर्म यहां पर क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटर डायोड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है लाइट एमिटिंग डायोड इज द करेक्ट आंसर। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? एलसीडी का फुल फॉर्म है, फटाफट स्पैम कर दीजिए, 106 का जो राइट आंसर है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। विच मेन्यू कंटेन्स द ऑप्शन प्रिंट इन विंडो? यानी आप प्रिंट कमांड किस मेन्यू से दे सकते हैं? याद हो गया होगा आप सभी को कि हम अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट का लेखन कार्य को प्रिंट देने के लिए फाइल मेन्यू का चुनाव करते हैं। तो राइट आंसर है फाइल मेन्यू। आगे चलते हैं, विच की इज यूज टू रीनेम सेलेक्टेड आइकन ऑन द फाइल एंड फोल्डर? यानी फाइल या फोल्डर को के नाम को रीनेम करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? F2 का, F4 का, डॉलर का, या फिर F8 का? तो दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं किस कुंजी का? आप F2 बटन की मदद से किसी भी फोल्डर आइकन को रीनेम कर सकते हैं। सही उत्तर है F2। 109 प्रश्न पर चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज? दोस्तों वेरिफिकेशन कराना, जब लॉगिन नेम करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन बोला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, एक्सेसिबिलिटी बोला जाता है, या लॉगिन बोला जाता है? तो बताइए 109 को बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों 109 प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑथेंटिकेशन, यानी जब आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो आपका सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट करेगा और एक्सेस करने में आपको परमिशन देगा कि आइए आपका लॉगिन पासवर्ड करेक्ट है, अंदर चलते हैं। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज? यानी ऐसा मैकेनिज्म जो नेटवर्क से आउटसाइड से अटैक करता है उसे क्या बोला जाता है? जो मैकेनिज्म है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट का मतलब है दोस्तों बचाता है, यानी वायरसेस से अटैक से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? तो एंटीवायरस जो है वो आपका कंप्यूटर के बाहर से डाला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, लेकिन फायरवॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में मिलता है और जिसका मेन काम यही है कि बाहर से आने वाले नेटवर्क के थ्रू आने वाले अपराधों को, अटैक्स को रोकने का काम है फायरवॉल का। तो सही उत्तर हो गया फायरवॉल। Which of the following is example of an image file? यानी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है दोस्तों? .xls एक्सेल का एक्सटेंशन है, .doc वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है, mp3 साउंड का एक्सटेंशन है, और .jpeg जो एक्सटेंशन है वो एक इमेज का एक्सटेंशन है। जो सही उत्तर है आपका jpg। लेजर प्रिंटर बिलोंग टू पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, या लाइन प्रिंटर? दोस्तों लेजर प्रिंटर किससे बिलोंग करता है? पेज प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स, बैंड, या लाइन प्रिंटर से? तो दोस्तों लेजर प्रिंटर जो बिलोंग करता है वो पेज प्रिंटर से करता है, यानी पेज को छापता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स, बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर ये भी छापते हैं लेकिन इंपैक्ट प्रिंटर विधि से, और पेज प्रिंटर यानी पूरे पेज पर लेजर प्रिंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो आंसर हो गया ए। MP3 एंड वेव फाइल आर एग्जांपल ऑफ? दोस्तों आज ही आप लोगों को बात क्लियर होगी, वेव हो गया आपका विंडो ऑडियो फाइल फॉर्मेट, यानी आपका ये भी ऑडियो का फॉर्मेट है और MP3 को आप जानते हैं, तो ये आपके ऑडियो के फॉर्मेट हैं। आगे चलते हैं, 114वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? यानी आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो डोंगल है, मॉडेम है, हार्ड ड्राइव है, या फिर टेलीफोन है? तो सही उत्तर है दोस्तों मॉडेम। मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेशन और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम का फुल फॉर्म ही है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, जिसकी मदद से आप इंटरनेट चला पाएंगे। व्हाट इज
What is it called to go from one website to another? दोस्तों, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं, लीपिंग कहते हैं, हाइपर लिंकिंग कहते हैं, गोइंग टू अनदर वेबसाइट कहते हैं। तो दोस्तों, क्या बोला जाता है? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, सही उत्तर है इसका सर्फिंग, यानी वेबसाइट टू वेबसाइट जाना आपका सर्फिंग कहलाता है। आप सर्फ करते हो जब वेबसाइटों पर इधर उधर घूमते हो, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। एडिंग योर कमेंट इन योर ब्लॉग और फॉर्म इज कॉल्ड, यानी जब आप अपने ब्लॉग पर या कहीं पर भी कमेंट पोस्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पोस्टिंग, फिशिंग, स्ट्रीमिंग या एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। तो आप किसी भी प्रकार के ब्लॉग पर आप जब कमेंट करते हैं तो दोस्तों वो पोस्टिंग कहलाई जाएगी। यानी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हो, तो जब आप पोस्ट कर रहे हो तो वो आपका पोस्टिंग कहलाएगा। तो राइट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट अ वेबसाइट, यानी आप निम्न में से होस्ट वेबसाइट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर या फिर मेल सर्वर। तो दोस्तों, जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट अपलोड करोगे तो आपको एक होस्टिंग अकाउंट चाहिए होता है वेबसाइट को अपलोड करने के लिए। तो क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए, जहां पर आप अपने वेब पेज को स्टोर करके कनेक्टिविटी करेंगे, लिंकिंग करेंगे। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। विच हार्डवेयर कंपोनेंट कैन प्रोड्यूस हार्ड कॉपी? तो कौन सा कंपोनेंट है जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है? तो आंसर प्रिंटर है दोस्तों। हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करेगा प्रिंटर। 119वां प्रश्न देख लेते हैं। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस इनटू अ डिजिटल फॉर्म। तो दोस्तों, ये बहुत आसान प्रश्न है 119वां, कि आपकी किसी भी प्रकार की ड्राइंग को, प्रिंटेड टेक्स्ट टू इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का काम करेगा वो स्कैनर का काम करेगा। किसी भी प्रकार का डेटा हो, किसी भी प्रकार का कोई हार्ड कॉपी ग्राफिक्स हो, वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? आपका स्कैनर की मदद से उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द वेब इज नोन एज, यानी इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रकार की खरीद व बेच को क्या कहते हैं? किस नाम से आप खरीद व बेच को जानते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर जब आप किसी प्रकार की खरीद बेच को करेंगे तो वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? B2B, B2C, C2C, यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस। तीन मुख्य प्रकार के आपके ई कॉमर्स होते हैं। दोस्तों, आज हमने आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करी। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही निरंतर डेली प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलिएगा। तब तक